सबसे पहले तो आपको पता है हम कनाडा से शुरू करते हैं। कनाडा में के अंदर आपको पता ही है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बहुत सारी कंपनीज कह रही हैं हमारे पास वर्कर्स हमको नहीं मिल रहे हैं। ये सब गलत है, वर्कर्स बेशुमार हैं। हमने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि हमारी ओंटारियो की कंपनियों की बदनीयतियाँ हैं, $14 पर आवर से ज़्यादा देना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए लोग जो है वो कहते हैं जी घर में बैठो, EI लो या कि जो है गवर्नमेंट के और दूसरे बेनिफिट्स लो, काम करने की जरूरत नहीं है, 2000 आपको वैसे ही आएगा, राइट। जिस वक्त तक कंपनियां यहाँ पे अपने नहीं बढ़ाएंगी रेट जो हैं, वेजेस नहीं बढ़ाएंगी, कम से कम इस इन्फ्लेशन के ज़माने में 20 से $22 पर आवर नहीं देंगी, उस वक्त तक चीज़ें नहीं चलेंगी। अच्छा जी, इसके ऊपर बात करते हुए आज एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये जो कनेडियन गवर्नमेंट दबादब इमिग्रेशन जो है इंक्रीज करती जा रही है और कह रही है जी कि लेबर मार्केट जो है इसमें लेबर की शॉर्टेज को हम सिर्फ इसी तरह ख़त्म कर सकते हैं। इसके ऊपर आज बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कुछ इंटरव्यू लिया है मेन स्ट्रीम मीडिया में लोगों ने। उन्होंने कहा जी कि फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में हम 1.45 PRs जो हैं यानी कि परमानेंट रेजिडेंट्स उनको इनवाइट करेंगे और 465,000 तो इसी साल में आएंगे और 500,000 2025 तक होते हुए आएंगे कंपेयर टू 341,000 इन 2019। लेकिन इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा का ये जो रूल है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तक वो सेक्टर सच एज हेल्थ केयर, स्किल ट्रेड्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी इसके साथ मैच करके, जिनकी के ज़रूरत है इस मुल्क में जिन जॉब्स की, उसके साथ मैच करके अगर इंटरनेशनल चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे PRs हैं उनको नहीं बुलाएंगे, ये लेबर की शॉर्टेज चलती रहेगी। सही। तो विच मेक सेंस। आई मीन ऑफ कोर्स हम तो बस दबादब बस बुला रहे हैं ना लोगों को कि भाई आप को अगर झाड़ू भी मारना आता है तो भी आप आ जाओ, नहीं भी आता तो भी आ जाओ, बस आ ही जाओ यहाँ पे हैं जी। तो वो कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं ऐसे ये मार्केट नहीं चलेगी। डग फोर्ड साहब जो हैं जी आज वो ओंटारियो के अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल से भी मिल रहे हैं। आपको पता ही है कि ये बेल सिस्टम जो है इसको चेंज करना चाहते हैं, खासतौर पे जो फायर आर्म ऑफेंसेस है जिसका कि जिक्र क्रिमिनल कोड के अंदर है, उसके लिए ये बात करना चाहते हैं कि इसमें जो बेल आप इनिशिएट कर जाते हैं उसमें कुछ एक्यूज जो लोगों को आप देखें और उनको यानी कि हर किसी को बेल जो है वो ना दें। ये बात उन्होंने उस वक्त की है जबकि बहुत महीनों से बहुत सारे प्रीमियर्स, डग फोर्ड साहब और ये सब लोग बैठ के बात कर रहे थे। आपको पता ही है कि दिसंबर के अंदर OPP के एक कांस्टेबल ग्रेग प्रिस्चेला जो थे उनको एक अलेज्ड किलर जो था वो बेल के ऊपर बाहर था और उसने आके इन पे अटैक किया और इनकी जान ली थी। उसके बाद से ये जो है बहुत ज़्यादा डिस्कशन तेज़ चल गई थी। तो डग फोर्ड साहब जो हैं वो चाहते हैं कि इसमें चेंजेस लेकर आएँ। ये जो बेल सिस्टम है, कनेडियन सिविल लिबर्टीज़ एसोसिएशन जो है वो कहते हैं जी कि अगर आपने इसमें चेंजेस लाए तो ये डिसअप्रोप्रिएटली जो है अफेक्ट करेगा ब्लैक कम्युनिटी को, इंडिजिनस लोगों को, पुअर लोगों को, मेंटली इल लोगों को। डग फोर्ड और प्रीमियर्स जो हैं वो ये नहीं मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, इनको हमको फिर से देखने की ज़रूरत है। लेकिन जो पुलिस ग्रुप है वो कहता है कि जाहिर है कि इन रूल्स को स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, खासतौर पर जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनको बेल के लिए इतनी ज़्यादा आसानियाँ नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा जी डग फोर्ड साहब ने आज अनाउंस किया है कि हमने सर्विस ओंटारियो की बेशुमार जो सुविधाएं हैं अगेन जो है जैसे कि ड्राइवर्स लाइसेंस या हेल्थ कार्ड्स, उसमें बहुत ज़्यादा हम तेज़ी लेकर आ गए हैं। वो कह रहे हैं 64 बिजिएस्ट सर्विस ओंटारियो लोकेशंस जो हैं उसके अंदर अब लोग जो हैं बुक कर सकते हैं मल्टीपल सर्विसेज एक ही अपॉइंटमेंट में, या पूरी फैमिली के लिए भी एक ही अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं और ये ऑनलाइन ले सकते हैं। और ये ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम आपको पता ही, हमने आपको बताया था नवंबर 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि वेट टाइम्स जो है रिड्यूस किया जाए और ये जो कोविड के जो रिस्क थे इनको भी ख़त्म किया जाए। तो अब वो कहते हैं जी कि ये सारे रिन्यूअल्स आपके एक ही अपॉइंटमेंट में हो सकते हैं। सर्विस कनाडा से आप ले लें, पूरी फैमिली चले जाएँ, जो काम है वो एक ही वक्त में आप करके आ जाएँ। और जो है आपको अब वर्चुअल सर्विस भी आने वाले दिनों में शुरू करेंगे, तो वर्चुअली भी आप उनके साथ, एजेंट्स के साथ बात करके अपना काम करवा सकते हैं। एक्सक्यूज मी, विच इज़ अ वेरी गुड सर्विस। ओंटारियो NDP जो है जी उसने आज इंटेग्रिटी कमिश्नर जो हैं डेविड वेक, उनको और ज़्यादा एविडेंस दी है जो कि उनसे कभी मांगी गई थी। NDP लीडर मैरिट स्टाइल्स ने जिस वक्त ये जिक्र किया था 8 दिसंबर को कि जो फोर्ड गवर्नमेंट है वो अब ग्रीन बेल्ट्स को भी हौले हौले दे रही है डेवलपमेंट्स के लिए। ये बात उन्होंने, मिस स्टाइल्स ने उस वक्त की थी जब इन्होंने अलेज किया था कि हाउसिंग मिनिस्टर स्टीव क्लार्क जो हैं उन्होंने अंडर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसमें उन्होंने कुछ जो डेवलपर्स हैं उनको ये
पहले ही इन्फॉर्म अलेजडली करने की कोशिश की थी कि हम शायद कुछ पोर्शन जो है ग्रीन बेल्ट का वो हम दे सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, जिसके के ऊपर इन्होंने शायद 7,400 एकर्स ऑफ जो ग्रीन बेल्ट है उसको डेवलपमेंट लेके दिया है। तो जो थे ये इंटेग्रिटी कमिश्नर डेविड वेक, उन्होंने उनसे अब एनडीपी से ज़्यादा मांगी थी और एविडेंस जो कि आज उन्होंने दी है, और उन्होंने कहा जी कि ये आप इसके ऊपर गौर करें क्योंकि ग्रीन बेल्ट्स का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हेल्थ कनाडा ने आज कहा है कि 130,000 हेली हैंसन की जो स्वेटर्स और हुडीज़ हैं वो ना खरीदें क्योंकि ये हाईली इनफ्लेमेबल है और जो फ्लेमेबिलिटी के रेगुलेशंस हैं उनको नज़र में नहीं रखते हुए, कंप्लाई नहीं करते हुए ये चीज़ें बनाई हैं। इनको फ़ौरन आप ना सिर्फ इनका यूज़ स्टॉप करें बल्कि कंपनी को वापस करके अपने पैसे जो हैं वो वापस लें। कंपनी जो है उसने कहा है कि हमने 128,680 ऑफ दीज प्रोडक्ट्स जो थे वो कनाडा में सेल किए थे बिटवीन अगस्त 2019 एंड 2022। तो उसके लिए हेल्थ कनाडा ने कहा है फ़ौरन आप वापस करें। हालांकि अभी तक कोई इंजरीज की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, फिर भी हेल्थ कनाडा कह रहा है कि ये रूल्स चूंकि इन्होंने फॉलो नहीं किए तो ये आप इनके प्रोडक्ट्स इनको वापस कर दें। द गार्डियन की आज खबर आई जी, और फिर जाहिर है उसके बाद और जगहों पे भी नजर आई। गार्डियन के मुताबिक एफबीआई ने आज वेंसडे के दिन एक तीसरा छापा जो है बाइडन साहब के घर में डाला है, और ये है रीबॉट बीच जो डिलीवर हाउस है इनका बाइडन साहब का, वहां पे इन्होंने किया। आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ट्रंप साहब के ज़माने से चल रही थी, जिसमें कि देखा जा रहा था कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके घर से, वो जो उनकी जो फ्लोरिडा की एस्टेट थी मारा लागो, वहाँ से मिले थे। तो उसके बाद से ये बाइडन साहब के भी पीछे थे, और जब पहला छापा पड़ा था तो उसमें पता चला था कि बाइडन साहब के पास भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओबामा साहब के ज़माने की, और जो कुछ नोट्स उनके हैंड रिटन थे वो पड़े हुए थे। तो फिर उसके बाद कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि दूसरा, और आज उनके जो लॉयर हैं उन्होंने कहा जी कि बाइडन साहब के घर में तीसरा छापा उन्होंने मारा है। तो अब कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं और उनसे पूछ रही है जो है लीगल अथॉरिटीज़ के भाई जब आप छोड़ के ऑफिस चले जाते हैं तो आपके ऊपर लीगल बाउंडिंग है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वापस करना आपने क्यों नहीं वापस की। एसोसिएटेड प्रेस की आज एक न्यूज़ है जी, और इसके मुताबिक जो बाइडन साहब हैं उन्होंने एप्पल और गूगल जो है उसके बारे में कहा है कि इनके ऐप्स जो हैं वो कंपटीशन को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, क्योंकि ये इस तरह के ऐप्स बनाते हैं जो कि मार्केट को डोमिनेट करते हैं, और ये लोगों को कहते हैं कि हमारे ही ऐप्स आप लोग यूज़ करें। इसकी वजह से जो स्टार्टअप्स हैं, जो मिडिल और स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो कंपटीशन के अंदर नहीं आ सकते। जनवरी के शुरू में वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक इंटरव्यू आया था, एक स्टेटमेंट आई थी बाइडन साहब की उसमें, और उसमें उन्होंने कहा था डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों को कि ये जो टेक फर्म्स हैं इनके ऊपर आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज जो है कंपटीशन के लिए क्रिएट कर रहे हैं। अपने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स और एप्स जो हैं ये फ्लोट कर देते हैं मार्केट में, और लोगों को कहते हैं इसको यूज़ करें, और इसकी वजह से जो इकोनॉमी है उसमें स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस जो है वो राइज नहीं कर सकता है। उसी के ऊपर आज एसोसिएटेड प्रेस ने बात करते हुए कहा कि ये अब जो है बाइडन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन अब इस चीज़ को आगे लेके जा रही है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है रिएक्शन एप्पल ने भी शो किया और गूगल ने भी। एप्पल ने कहा है जी कि इस चीज़ का कोई मकसद ही नहीं बनता है, क्योंकि ये आज एक रिपोर्ट आई है सामने, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट की नेशनल कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल बातें सही हैं जो बाइडन साहब ने की हैं। एप्पल ने कहा है कि हम बिल्कुल डिसएग्री करते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स या कि बाइडन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ नहीं समझती कि एप्पल कितना ज़्यादा इनोवेशन, प्राइवेसी और सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है और पैसे लगाता है, और इसीलिए यूज़र्स जो हैं हमारा आईफोन इतना यूज़ करना पसंद करते हैं। तो इनोवेशन के ऊपर बहुत हमारा पैसा लगता है। गूगल ने भी डिसएग्री किया है, उन्होंने कहा जी कि एंड्रॉयड जो है वो बेशुमार लोगों को चॉइसेस देता है कंपेयर टू अदर्स, तो इसलिए हम भी इस रिपोर्ट से बिल्कुल डिसएग्री करना चाहते हैं। जो भी हमारा मुकाबला करना चाहता है वो आए और हमारे साथ करे, तो हम उनको रोक नहीं रहे हैं। आज मीडिया के ऊपर जो ज़्यादा एक रिपोर्ट और भी जो सामने आई वो थी नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने कहा है कि हमको और ज़्यादा जो है वो दोस्तों की ज़रूरत है, क्योंकि रशिया और चाइना अपना इन्फ्लुएंस बेतहाशा ना सिर्फ चाइना में बल्कि यूरोप में बढ़ाते जा रहे हैं। जेंस स्टोल्टनबर्ग जो है वो आजकल जापान में हैं, और वहाँ पे केयो यूनिवर्सिटी जो है टोक्यो की उसमें ये बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमको इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर फ्रेंड्स चाहिए, ताकि रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस कम किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, मीनिंगफुल डायलॉग आर्म्स कंट्रोल और जो एटॉमिक वेपन्स हैं उनके ऊपर
किया जा सके। लेकिन ये दो जो कुव्वतें हैं ये कॉन्स्टेंटली अपने नेबर्स को खतरे में डाले हुए हैं। खासतौर पे ताइवान को बहुत ज़्यादा थ्रेट है और ये सिक्योरिटी का मसला है, ना सिर्फ रीजन के लिए है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। तो इसके लिए हमको लाइक माइंडेड दोस्तों को साथ में जमा करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके अलावा जो अल जज़ीरा है, अल जज़ीरा ने भी आज एक बीबीसी की रिपोर्ट जो है उसको वो लोग सामने लेकर आए हैं और उसके अंदर आज ये बड़ी आई ओपनर जो है ये रिपोर्ट आज आई है। और इसके मुताबिक बीबीसी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे वो रिलीज़ किए हैं जिसको कि अल जज़ीरा ने आज ये सामने लेकर आए हैं। इसके मुताबिक जो यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज बुश और जो इंग्लैंड के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त के, उनके ज़माने में जो ये टोनी ब्लेयर साहब थे, इन दोनों की आपस में बात हुई थी। और अकॉर्डिंग टू दीज डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन रिलीज्ड, बुश साहब ने सीआईए को ये ऑर्डर किया था कि इमीडिएटली यासिर अराफात को, जो सेकंड इंतफादा हुआ था 2001, उसके बाद इनको रिमूव किया जाए। वैसे भी कैंप डेविड की नेगोशिएशंस जो थी वो बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो गई थी और ये बहुत ज़्यादा जो वायलेंस है वेस्ट बैंक में और ऑक्यूपाइड एरियाज में ये बढ़ गई थी, उसके ऊपर इन्होंने कहा था कि इसको करें। इसके अलावा आपको पता ही है कि शरॉन पेरेज जो हैं वो अल-अक्सा मॉस्क में चले गए थे सितंबर 2002 में, जिसको कि एक प्रोवोकेशन समझी गई थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा वायलेंस शुरू हो गई थी। तो एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन आया था जिसमें कि कहा गया था कि यूएन ऑब्जर्वर फोर्स को फ़ौरन इन इलाकों में भेजा जाए और देखा जाए कि इजराइल क्या जुल्म कर रहा है, जिसको कि वीटो कर दिया था यूएसए ने। उसके बाद एक लंबी टॉक हुई थी बुश साहब की टोनी ब्लेयर के साथ। उन्होंने कहा जी कि ये आदमी अब बिल्कुल नल एंड वॉइड है, इसके कोई उधर जरूरत नहीं है, ये अपना लिमिट जो है वो रीच कर चुका है और अपनी सिर्फ पोजीशन मेंटेन कर रहा है। जिस पे कि बुश ने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये यूजलेस है, इसको हटाने की जरूरत है। और सीआईए को उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि इसके आप सक्सेसर ढूंढें। सीआईए ने उस वक्त कहा कि हम सक्सेसर को की ढूंढने की तलाश में हैं। कहा जाता है इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो बीबीसी ने रिवील किया है और अल जज़ीरा ने कोट किया है कि उस जमाने के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कॉलिन पावेल साहब, उसने बुश को बहुत मना किया। उन्होंने कहा जी ये हरकतें करने की जरूरत नहीं है और ना ही इनको करें, क्योंकि यासिर अराफात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं वहां के मिडिल ईस्ट के लीडर है। अगर आपने उसको छेड़ा तो बहुत ज्यादा ये जो है इधर खतरा है। लेकिन फिर क्या हुआ, 2004 में पेरिस के एक हॉस्पिटल में अराफात साहब जो हैं उनकी डेथ हो गई। पता चला कि जी उनको एक टॉक्सिक सब्सटेंस पोलोनियम दिया गया है जो कि उनके बॉडी और कपड़ों से मिला है। अरब और पैलेस्टीनियंस जो थे उन्होंने कहा कि इजराइल ने उनको मारने की कोशिश की थी। इजराइल ने जाहिर है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से ना किया था। तो ये आज की बहुत मेजर बीबीसी की रिपोर्ट सामने आई है जिसको कि अल जज़ीरा ने बहुत डिटेल में कवर किया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अल जज़ीरा पे पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की जनाब आज की न्यूज़ है कि अदानी एंटरप्राइजेस जो है अब वो राजी हो गए हैं कि वो अपना जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है उसको कॉल ऑफ कर रहे हैं और जितना इन्वेस्टर का पैसा है उसको वापस कर रहे हैं। और ये जो है जिसको कि एफपीओ कहा जाता है, ये एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये तकरीबन 20,000 करोड़ से ज्यादा है जिसकी के सब्सक्रिप्शन आज इन्होंने ओपन की थी, तकरीबन जनवरी 27 को की थी। और उसके बाद अब ये कह रहे हैं हम अपने इन्वेस्टर्स को पैसा वापस कर रहे हैं। ये सारा उस वक्त हुआ जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक्यूज किया था अदानी ग्रुप को मैल प्रैक्टिस, फ्रॉड और ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए, जिसकी की वजह से इनके स्टॉक्स बेतहाशा नीचे चले गए थे। एंड एज वी स्पीक टुडे, एज ऑफ नाउ 86 बिलियन यूएस डॉलर का इनको नुकसान हो चुका है। एशिया के जो कभी रिचेस्ट मैन थे अभी पिछले हफ्ते तक और दुनिया के थर्ड रिचेस्ट मैन थे, इनकी अब पोजीशन जो है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन 15th पे स्लिप कर गई है। एंड ही इज इवन बिलो मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के और फोर्ब्स की रिच लिस्ट के ऊपर 9th नंबर है विद नेट वर्थ ऑफ 83.7 बिलियन। तो इनकी पोजीशन अब उससे भी नीचे चली गई है। लेकिन आज इन्वेस्टर्स को सामने सा आया है कि जी एटलीस्ट उनके पैसे जो हैं मिल जाएंगे। लेकिन अदानी ग्रुप ने कहा जी हम इन चीज़ों को देखेंगे और ये जो है हो सकता है कि ये हमारे खिलाफ जो खबरें हैं ये इनको हम डिफेंड कर सकते हैं शायद। कल हमने आपको बताया था कि जी हिंदुस्तान के अंदर जो है वो आया है बजट, आया है बजट 2023। तो आज जम के जितनी भी ऑपोजिशन है उसने इसको स्लैम किया है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बकवास किस्म का है। कांग्रेस के जो लीडर हैं एक्स फॉरेन मिनिस्टर पी चिदम्बरम,
उन्होंने कहा है कि लोगों की जो होप्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, उनको बिट्रे किया गया है। और मैडम सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमन, उन्होंने बजट में कहा है जी कि जीडीपी 2022-23 में हम एस्टिमेट कर रहे हैं 27,000 करोड़ से ऊपर, जिसकी के वजह से अगर ऐसा ही है तो हमारा ग्रोथ रेट 15.4% होना चाहिए। लेकिन निर्मला सीतारमन जी कह रहे हैं कि सिर्फ हमारा ग्रोथ जीडीपी का 7% होएगा। तो मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर रहा था, मुझे ये इक्वेशन समझ नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट ये एक्सप्लेन कर सकती है कि नहीं, कोई टैक्सेस नहीं रिड्यूस किए गए, कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं रिड्यूस किए गए, कोई ये जो क्रूअल और इररेशनल जीएसटी लगाया गया था इसके रेट्स को कम नहीं किया गया, पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स की कोई कीमत नीचे नहीं की गई, कोई सरचार्जेस खत्म नहीं किए गए। तो उसकी वजह से ये एक एंटी पीपल जो है ये बजट है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन हरियाणा भूपिंदर सिंह हुड्डा जो हैं, उन्होंने भी कहा जी कि मेरी स्टेट को भी बड़ा किया गया है, बिट्रे किया गया है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा, और मेरे लोगों के लिए और फार्मर्स के लिए कुछ भी इसमें नहीं रखा गया। आईएनडीएल के सीनियर लीडर अभय सिंह चौटाला ने भी कहा है कि फार्मर्स और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को टच ही नहीं किया गया इसके अंदर, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये फ्रेंडली बजट है जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा है जी कि गवर्नमेंट ने पूरी तरह से हेल्थ और एजुकेशन जो है इसको इग्नोर किया है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो है, उन्होंने कहा कि एंटी पुअर, एंटी पीपल ये बजट है, इसके अंदर सिर्फ एक क्लास जो है वो बेनिफिट करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं देखा गया। ये सिर्फ 2024 के लोकसभा इलेक्शंस को जीतने को नजर में रख के वो बनाया गया है। मुझे, ममता बनर्जी ने कहा, मुझे आधा घंटा दें तो मैं आपको बताऊंगी कि गरीब लोगों के लिए बजट कैसे बनाते हैं, मैं आपको आधे घंटे में बना के दूंगी। टीएमसी के लीडर जो शत्रुघ्न सिन्हा साहब हैं, उन्होंने कहा जी इसका फोकस बजट का सिर्फ हमारे दो के ऊपर था, इसमें मिडिल क्लास का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया है। आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि इसमें कोई जो गुडीज हैं ना तो फार्मर्स, ना मिडिल क्लास, ना लोगों को दी गई हैं, ना सोल्जर्स को दी गई हैं, ना यूथ को दी गई है, तो ये बजट पता नहीं किसके लिए है। तो आज काफी इसके ऊपर गर्मा गर्म बजट के ऊपर बहस हुई और काफी ऑपोजिशन पार्टीज ने इसमें खींचा। आज जनाब पीएमएलएन के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, और उन्होंने कहा है जी कि मैंने पहले ही नवाज शरीफ साहब से जब मैं मिला था लंदन में तो मैंने उनसे कहा था कि अगर मरियम नवाज शरीफ को आप रेज देंगे, पोजीशन उसका ऊपर करेंगे पार्टी के अंदर, तो मैं काम नहीं करूंगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से लोगों ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए कि किसी ने मुझे कहा कि नए आर्मी जनरल के लिए मैं लॉबी कर रहा था या मैं ये चाहता था कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए। ऐसी कोई भी बात नहीं थी, मैंने ऑलरेडी इनको कह दिया था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। अलबत्ता मरियम साहबा के लिए उन्होंने कहा जी उनकी सर्जरी हुई है मैं और सक्सेसफुल हुई है, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। तो किसी ने इनसे पूछा कि क्या आप चौधरी निसार अली खान इन मेकिंग है, उन्होंने कहा जी मैं इतना एम्बिशियस पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूं और मैं अब कंसंट्रेट करूंगा री इमेजिनिंग पाकिस्तान फोरम के ऊपर। पीएमएलएन की जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अब मरियम नवाज साहिबा, जिस वक्त ये रेजिग्नेशन आया तो लोगों ने कहा कि इसका तो साफ मतलब है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है मुल्क के अंदर, और जो जिसका बच्चा होता है उसी को जो है पार्टी के अंदर बड़ी बड़ी पोजीशंस दी जाती हैं। उन्होंने कहा जी कि ये सिर्फ डेमोक्रेसी है कि लोगों ने मुझे चुना, मेरे वर्कर्स ने मुझे चुना, उनका हमारे लिए प्यार है, सपोर्टर्स का प्यार है, और मेरे लिए ये डेजिग्नेशंस जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं, सपोर्टर्स का प्यार जो है वो ज़्यादा अहमियत रखता है। ये पीएमएलएन का एक कन्वेंशन भावलपुर में हो रहा था, उस पर बात कर रही थी और वो कह रही थी कि जो भी कोई कह रहा है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हम चला रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज इमरान खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले किए हैं और उन्होंने कहा जी कि इस मुल्क के अंदर जो भी कोई टेररिज्म है ये पीटीआई की गवर्नमेंट लेकर आई है। ये उस सिनेरियो में बात कर रहे थे जब अभी 2 दिन पहले ये सुसाइड बॉम्बिंग हुई है पेशावर की मॉस्क के अंदर। तो उन्होंने कहा कि ये मुआहदे जो हैं ये किसने किए थे, ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने टेररिस्टों से किए थे। पिछले 10 साल से केपी के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है और इनको इन टोटल 417 बिलियन रुपीस दिए गए हैं, जिससे कि सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस को इन्होंने स्ट्रेंथन करना था। मुझे नहीं पता कि ये 40 बिलियन रुपीस जो एनुअली इनको मिलते रहे हैं, जो कि टोटल करते हैं 417 बिलियन 17 बिलियन के, ये इन्होंने किधर खर्च किए हैं। डेफिनेटली इन्होंने जो है केपी को छोड़ दिया है द मर्सी ऑफ टेररिस्ट, और कोई चूंकि इंप्रूवमेंट्स नहीं लाए हैं और इन्होंने जो पॉलिसियां इख्तियार की थी पीटीआई ने, उसका खमियाजा जो है हमको अब भुगतना पड़ रहा है। इसके ऊपर जी बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा है जी कि ये सारे ब्लेम जो मुझे दिए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत हैं, मैं पावर में तो हूं ही नहीं, तो मेरे से आप कैसा जवाब मांगते हैं। अगर मैं पावर में होता
तो फिर आप मेरे से इस तरह के जवाब मांग सकते थे। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट जब तक थी तो ये तमाम के तमाम टेररिस्ट और टेररिज्म जो थे अंडर कंट्रोल थे, कोई इस तरह के बड़े वाक़े नहीं होते थे। और हमने जो है निगोशिएशंस के लिए कहा था टीटीपी के लिए, और उसकी वजह से जो चीज़ें हैं काफ़ी बेहतरी उसके अंदर आई थी। हमने ये उनको बिल्कुल नहीं कहा था कि आप जो हैं इस तरह के अटैक्स करेंगे या कि अटैक्स इस तरह के हुए थे कभी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। निगोशिएशन का एक तरीका जो है वो हमेशा हर किसी के लिए खुला रहता है। आपको पता ही है कि लास्ट नवंबर में ये जो निगोशिएशंस थी टीटीपी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच में सीज फायर की, वो खत्म हो गई थी, और उसके बाद से अब टीटीपी ने काफ़ी हमले किए हैं स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस पे। पाकिस्तान के अंदर प्रोमिनेंट बिजनेसमैन जो हैं मोहम्मद लाखानी, उनके ऊपर आज कुछ अनआइडेंटिफाइड गनमैन जो हैं उन्होंने उनके ऊपर अटैक्स किए हैं SITE के एरिया में, जिसमें कि ये खुद भी और इनके ड्राइवर जो हैं वो भी इंजर हुए हैं। पुलिस ने कहा है कि ये दोनों ही आउट ऑफ डेंजर है और इनकी ट्रीटमेंट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में सिंध में हो रही है, कराची में हो रही है। सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने एक एडिशनल IGP जो है उनसे रिपोर्ट मांगी है और उन्होंने कहा कि ये बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर हमले ठीक नहीं है। उन्होंने इस अटैक को कंडेम किया। और हमारी खुद की पाकिस्तान की बाजी मीरा ने आज अनाउंसमेंट की है जी। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है समा डिजिटल को, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है, नॉट इंडिया, पाकिस्तान अब जो बॉलीवुड की आइकॉनिक मूवी थी पाकीज़ा, उसका रीमेक पाकिस्तान में आने वाला है और उसके अंदर पाकीज़ा का रोल जो मीना कुमारी ने कभी किया था वो मैं करूंगी। आपको पता ही है कि ये फिल्म जो थी पाकीज़ा बड़ी ही आइकॉनिक बॉलीवुड फिल्म थी। इसको जो था राइट किया था, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था मीना कुमारी जी के हस्बैंड कमाल अमरोही ने, और बड़ी ज़बरदस्त इसकी सक्सेस रही थी उस ज़माने में। टॉप स्टार्स जो थे इंक्लूडिंग राज कपूर साहब, उन्होंने इसके अंदर काम किया था। तो अब वो कह रही हैं कि एक US बेस्ड प्रोडक्शन हाउस है रेड लिपस्टिक, वो इसको बना रहा है, जिसके बारे में पहले रूमर्स आए थे कि शायद रेड लिपस्टिक माहिरा खान को इस रोल में लेगी, लेकिन अब मीरा कह रही हैं कि ये रोल अब मैं प्ले कर रही हूँ। रिजवान सिद्दीकी जो कि आलिया सिद्दीकी के एडवोकेट हैं, और आलिया सिद्दीकी बॉलीवुड की के जो मशहूर स्टार हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनकी वाइफ हैं, उसके ऊपर उनके एडवोकेट ने आज बात करते हुए कहा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उसकी फैमिली ने मेरी क्लाइंट आलिया सिद्दीकी पे बहुत जुल्म किए। उनको खाना नहीं देते थे, बेड नहीं देते थे, बाथरूम तक नहीं देते थे कि जिसमें वो शावर ले सकती थी। इसको बहुत ज़्यादा थ्रेटन किया जाता था, और जब ये पुलिस के पास जाती थी तो पुलिस उसकी कंप्लेन को कभी उस पर हेल्प करने के लिए उसको नहीं आती थी। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर्स के सामने उसको इंसल्ट किया जाता था, उसका नवाजुद्दीन सिद्दीकी से रिलेशनशिप पूछा जाता था, उनका जो माइनर सन है उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर भी क्वेश्चन किए जाते थे, विच इज़ एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। और ये जो है उन पे बड़ा जुल्म हुआ है, और उसके लिए गवर्नमेंट को और पुलिस को और लीगल अथॉरिटीज़ को कुछ करना चाहिए। आज जनाब बॉलीवुड के दादा जो है जैकी श्रॉफ, उनकी आज 66th बर्थडे थी, और इसके ऊपर इंडस्ट्री ने उनको बहुत सारी मुबारकबाद दी। इसके ऊपर जो है उनके बहुत ज़्यादा जो पुराने दोस्त हैं सुभाष घाई साहब, उनकी भी आज बहुत सारी मुलाकातें हुई। इसके ऊपर बात करते हुए सुभाष घाई साहब ने कहा जी कि अब मैं अपनी दूसरी फिल्म जो है इनके साथ बनाऊंगा, और उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि अपनी एक यादें जो इनकी एक फिल्म आई थी उसका उन्होंने एक पोस्टर शेयर किया, और उन्होंने कहा जी ये 2001 में बनी थी, वंस हीरो ऑलवेज अ हीरो। आपको पता है कि इनकी पहली फिल्म हीरो थी, जिसमें जैकी श्रॉफ ने मीनाक्षी शादी के साथ काम किया था 1983 में। तो उसके बाद सुभाष घाई की फिल्म राम लखन, सौदाकर, खलनायक और कर्मा, सब में इन्होंने काम किया था। तो आज उन्होंने अनाउंस किया कि 20 साल के बाद वी विल गेट यूनाइटेड एंड वर्क टुगेदर। अनु कपूर साहब जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, उनके चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द निकल आई थी, उनको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था दिल्ली के श्री गंगाराम हॉस्पिटल में। अब वो ठीक होके आ गए हैं और मुंबई को फ्लाई करेंगे, और अब जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स फिर से वापस शुरू करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन उस्मान ख्वाजा जो हैं उनको इंडिया का अभी तक टिकट वीज़ा नहीं दिया गया है, जबकि उनकी बाकी की पूरी टीम जो है वो चली गई है हिंदुस्तान में, क्योंकि वहाँ पे 4 टेस्ट टूर इनकी जो सीरीज़ है वो नवंबर 9 से शुरू होने वाली है। तो आज अपने इंस्टाग्राम के ऊपर इन्होंने एक तस्वीर डाली है नेटफ्लिक्स की जो बड़ी जो है वो मशहूर फेम्ड सीरीज़ नार्कोस से, जिसमें कि एक लोनली पेब्लो एस्कोबार, जिसको कि प्ले किया है वैगनर मूरा ने, वो बैठा हुआ है एक स्विंगिंग सीट के ऊपर अलोन बिल्कुल, और जो है वो उस पर इन्होंने कहा कि अलोन, तो वो यानी जाहिर है कि ये भी अकेले रह गए हैं। तो अब कहा जा रहा है कि इनको शायद वीज़ा मिल गया और कल थर्सडे को ये इंडिया फ्लाई कर सकते हैं। नसीम शाह जो है हमारा बेबी जो है क्रिकेट का, उसको लोग बड़ा ट्रोल कर रहे हैं, बड़ा टीज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आजिम शाह जो है उसका एक एक्शन किया जिसके के बारे में कहा जा रहा है कि ये फनी भी नहीं है, और ये बुलिंग जो है इसको आप टीजिंग के लिए मिस्टेकन ना करें। और ये इन्होंने इनको बॉडी शेम किया। हुआ क्या कि ये जब बांग्लादेश
प्रीमियर लीग का मैच हो रहा था कुलना टाइगर्स और कोमिला विक्टोरियंस के बीच में, तो इन्होंने जाके आजम शाह को हक करने की कोशिश की, जिसने इनको पीछे धकेल दिया। तो इन्होंने उनकी तरह हाथ उठा के चलने की कोशिश की, जिसको कि कहा जा रहा है कि ये बुलिंग है और बॉडी शेमिंग है। एंड दिस इज नॉट टीजिंग। एंड जनाब, एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट फॉर्मर पाकिस्तान टीम मैनेजर ख्वाजा जुनैद, जिनके के ऊपर अब कंप्लीट बैन लगा दिया गया है और कहा गया है कि फॉर लाइफ ये हॉकी की किसी एक्टिविटी के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते। एक इंक्वायरी कमेटी इनके ऊपर बिठाई गई थी जब पाकिस्तान लास्ट ईयर एशिया कप से बाहर आ गया था। 8 महीने की इस इन्वेस्टिगेशन के बाद आज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कहा है कि जब जुनैद मंजूर, जिसने कि एक इक्वलाइजर बड़ा गोल किया था एक क्रूशल मैच में जापान के अगेंस्ट जो 2-3 से जीत रहा था, तो 3-3 हो गया था, तो उसमें ये नहीं माना गया था गोल, क्योंकि कहा गया था कि फील्ड के अंदर एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी मौजूद है। तो इस तरह से वो गोल जो है उसको डिसमिस किया और पाकिस्तान के चांसेस क्वालिफाई वर्ल्ड कप में करने के खत्म हो गए थे। पाकिस्तान के हेड कोच सेफ्रिड एकमन ने कहा है कि ये मेरी मिस्टेक है, ये जुनैद की मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी कमेटी ने कहा कि जी अकॉर्डिंग टू जो हॉकी के इंटरनेशनल लॉज और रूल्स हैं, उसमें जो टीम मैनेजर होता है उसका काम होता है कि वो इंश्योर करे कि फील्ड के अंदर एक एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है, और चूंकि इन्होंने इंश्योर नहीं किया तो इसलिए इनको जो है हटाया जा रहा है, हटा दिया गया। जी जी बिल्कुल। ये थी आज की न्यूज़ हमारी। और